अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं मोहम्मद वकास, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कॉन्फ़िगरेशन को, यानी वो सिज हैं या ट्रांस है, इसको हम डिटरमिन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज्ड मेथड नहीं है। हाँ, हम ना केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से ये डिटरमिन कर पाते हैं कि हमारा जो गिवन सैंपल है वो सिज है या ट्रांस है। तो सबसे पहले अब ना हम मूव करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। इसमें हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, हम कन्वर्ट करेंगे हमारे ओपन चेन कंपाउंड को इनटू साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, सो हम लिखेंगे कन्वर्जन इनटू साइक्लिक कंपाउंड, यानी ओपन चेन जो हमारा कंपाउंड होगा, आइदर इट में बी सिज और ट्रांस, उसको हम साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, लाइक अगर हम बात करें ना मैलिक एसिड की, ये सिज आइसोमर होता है बेसिकली। इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम साइड पे हैं। और इसी का ट्रांस आइसोमर जो होता है उसको हम फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड है, एक सिज आइसोमर है और एक ट्रांस है। जो ट्रांस आइसोमर है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, और जो सिज आइसोमर है इसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड। ठीक है, अब ना हम देखें इसकी, ये जो हमारे पास OH ग्रुप है, चले मैं यहां से, ये OH ग्रुप और यहां से H ग्रुप, इसकी डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो यहां से भी हो सकती है कि यहां से OH निकलता है और यहां से H। तो अगर आप यहां पे चेक करो, डिहाइड्रेशन ज्यादा इजी सिज आइसोमर की, यानी मैलिक एसिड की, है ना। जो फ्यूमेरिक एसिड है इसकी डिहाइड्रेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। तो यही हम यहां पे करेंगे, इसको और इसको हम हीट करेंगे। जो पहले साइक्लिक रिंग बन गया, यानी जिसमें पहले वाटर की रिमूवल हो गई, वो हमारा सिज आइसोमर होगा, क्योंकि इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम साइड पे लाई करेंगे। और ऐसा तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है, 140 150, और इसकी कन्वर्जन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस तरह का होगा, C डबल बॉन्ड O, मैलिक एनहाइड्राइड हम इसको बोलेंगे। ठीक है, ये, और यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकला है, और बाकी हमारे पास बना है मैलिक एनहाइड्राइड। हम इसको मैलिक एनहाइड्राइड ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी दोबारा से अगर हम हाइड्रेशन करें ना, तो ये दोबारा से हमें मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा, यानी C डबल बॉन्ड C डबल OH। इसीलिए हमारे जो साइक्लिक रिंग को हम क्या बोल रहे हैं, मैलिक एनहाइड्राइड बोल रहे हैं। ठीक हो गया। तो अगेन हमारे पास मैलिक एसिड हासिल हुआ है। तो ये हमारे पास पहला मेथड होता है कि हम कन्वर्ट कर लें हमारे उस कंपाउंड को जो ओपन है साइक्लिक में। अगर वो साइक्लिक इजीली बन रहा है तो इसका मतलब जो उसके फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, तो वो सिज होगा। अगर वो थोड़ा डिफिकल्ट से बन रहा है तो वो ट्रांस होगा। और बाद में हम इसको कन्वर्ट करके थोड़ा सा ऐसे कह लें कि हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा वो कंपाउंड वाकई वो था या नहीं था। तो ये पहला मेथड। तो अब हम अपने इसी केमिकल मेथड्स में दूसरे केमिकल मेथड पे मूव करते हैं। वो है हमारे पास कोरिलेशन विद कंपाउंड ऑफ नॉन कॉन्फ़िगरेशन। यानी हम ना अपने कंपाउंड को किसी उस कंपाउंड के साथ कोरिलेट करवाएंगे जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होगी। कोरिलेशन विद कंपाउंड ऑफ नॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी जहां से जिस सैंपल से हम स्टार्ट ले रहे हैं उससे जो प्रोडक्ट बन रही है, वो प्रोडक्ट को हम किसी नॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले, हमें पता होता है कि इससे कौन सा प्रोबेबल यानी कौन सा पॉसिबल कंपाउंड बनेगा। तो वो जो पॉसिबल कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड जो प्रोडक्ट होगा, उसको हम जो उसके दो पॉसिबल आइसोमर होंगे उसके साथ कंपेयर करवाएंगे। अगर जो नया बनने वाला कंपाउंड होगा वो सिज के साथ मैच करेगा तो हम बोलेंगे हमारा जहाँ से सैंपल हमने स्टार्ट लिया वो सिज है। और अगर हमारी प्रोडक्ट का रिलेशन ज़्यादा अच्छा बनता है ट्रांस वाले के साथ, तो हम बोलेंगे जहाँ से सैंपल से हमने स्टार्ट लिया वो ट्रांस था। तो देखें, सैंपल है हमारे पास, सैंपल को हम कन्वर्ट करते हैं किसी नए कंपाउंड में, यानी हमारी प्रोडक्ट में, और जो हमारी प्रोडक्ट होती है इसको फिर कंपेयर किया जाता है
अब दो ही पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं, एक सिज और ट्रांस। अगर हमारी प्रोडक्ट की ज़्यादा खसूसियात, जो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच कर रही हैं सिज के साथ, तो हम इसको सिज बोलेंगे कि सैंपल हमारा सिज था। और अगर हमारी प्रोडक्ट की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ट्रांस के साथ जाके मैच करती हैं तो हम बोलेंगे हमारा सैंपल ट्रांस था। कैसे, ये ज़रा देखें। हमारे पास ना एक एग्जाम्पल है, यहाँ कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हैं, यहाँ H और यहाँ पे COOH। हम इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड, दैट इज कॉल्ड, मैं नाम लिख देता हूँ, ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड। अब ना हम इसके 3 क्लोरीन रिमूव करवा के इसको क्रोटोनिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें -3Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H और यहाँ पे COO। हम इसको बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड है, ये क्रोटोनिक एसिड। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्रोटोनिक एसिड जो होता है ना ये ट्रांस होता है। तो देख लें, मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे, हाइड्रोजन भी ऑपोजिट साइड पे। तो इसका मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया यानी ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड, वो भी क्या होगा, फिर वो भी ट्रांस होगा। ठीक हो गया। तो इसका कैसे पता चलता है, इसकी कंपैरिजन यानी प्रोडक्ट का कंपैरिजन, हम इसके दो ही आइसोमर है ना, या सिज होगा या ट्रांस होगा, तो जिसके साथ इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा मैच करी वो ट्रांस था, तो हम इसको बोलेंगे क्रोटोनिक एसिड है। यही काम हम हाइड्रोलिसिस से भी कर सकते हैं, यानी अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास ये फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्यूमेरिक एसिड भी ट्रांस है, आप चेक कर लें, दोनों ये भी ट्रांस बन रहा है और इस सूरत में भी ट्रांस बन रहा है। तो दोनों केसेस में ये ट्रांस बन रहा है, इसका मतलब ये ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड भी बेसिकली ट्रांस था। तो ये होता है कोरिलेशन विद कंपाउंड ऑफ नॉन कॉन्फिगरेशन। इसके अलावा साइक्लाइजेशन से हम ओपन चेन यानी साइक्लिक कंपाउंड से ओपन चेन कंपाउंड बना के भी ये कर सकते हैं, लेकिन इतनी एग्जांपल्स भी काफ़ी हैं, 2 मेथड मैंने आपको बता दिए। आई होप ये सारी चीज़ें, सारी बातें मेरी प्रॉपर्टीज से, और देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हमें हेल्प आउट करती हैं ये समझने के लिए कि हमारे पास जो गिवन सैंपल है वो सिज होगा या ट्रांस होगा। तो यहाँ मैं हेडिंग दे लेता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी, चलें पहले यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, कौन सी वो प्रॉपर्टी होगी फिजिकल। यहाँ पे वो सिज के लिए क्या होगी और ट्रांस के लिए क्या होगी, यहाँ पे इसको हम मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट से। मेल्टिंग पॉइंट, तो जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो सिज आइसोमर के होते हैं लो, और जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं हाई। इसके बारे में थोड़ी सी लॉजिक मैं आपको बताता चलूँ। देखें, मेल्ट हम जब किसी सॉलिड चीज़ को करेंगे ना, तो इसका मतलब हम सिज या ट्रांस को सॉलिडिफाई करते हैं। तो जो हमारे पास कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है वो ट्रांस आइसोमर्स की होती है, जब ये आपस में करीब आते हैं, क्योंकि अगर सिज होंगे ना, सिज में सेम ग्रुप चूंकि सेम साइड पे लाई करते हैं, तो इसलिए उनमें इतनी कॉम्पैक्ट पैकिंग हो नहीं पाती। मतलब ये हमारे पास सिज है, तो ये ऊपर से भी अगर सिज आइसोमर होगा तो इसके अंदर स्पेसेस यहाँ पे बचेंगी, यहाँ पे कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं होगी। लेकिन यही पैकिंग कहाँ पे होती है, हमारे ट्रांस आइसोमर में। तो इसलिए ट्रांस आइसोमर के जो है वो हम कहते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। एक और प्रॉपर्टी है वो है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी भी हमारे ट्रांस आइसोमर्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रांस आइसोमर ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं। मैं सिर्फ स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि ये स्टेबल होते हैं या नहीं होते। तो देखें, ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है और ये लेस सिमेट्रिकल है, ये स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। तो ये वो दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाई रहती हैं हमारे ट्रांस आइसोमर्स के लिए, लेकिन कम रहती हैं ये सिज आइसोमर्स के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जो अगली प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारी हाई रहेंगी हमारे सिज आइसोमर्स के लिए, लेकिन लो रहेंगी ट्रांस आइसोमर्स के लिए। तब उन प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं साथ साथ। देखें, इसमें अगली जो प्रॉपर्टी है वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहते हैं सिज आइसोमर के और इनके लो होते हैं। अब इसकी क्या वजह, बॉइलिंग पॉइंट जाहिर बात है एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम है, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक और सिज आइसोमर बनाते ना, लाइक यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल ग्रुप और यहाँ, तो यहाँ ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जिनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं।
तो सिज में ये वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं। मैं इनको फ्रीज करने की बात नहीं कर रहा, हम सिंपली इनकी लिक्विड स्टेट में या इनकी गैसेस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें। वैसे तो इनमें स्पेसेस ज़्यादा आ रही हैं, इसीलिए इनकी फ्रीजिंग अच्छी नहीं हो पाती, लेकिन ओवरऑल इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है। मैं सिज की बात कर रहा हूँ, तो यही वजह है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई होते हैं। एक और प्रॉपर्टी की बात, इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये जब कोई लाइट रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो अपने असल एंगल से वो डिफ्लेक्ट करती है, हट जाती है, वो चेंज कर लेती है अपने एंगल को, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये भी हमारे पास सिज आइसोमर का हाई होता है और हमारे ट्रांस आइसोमर का ये लो होता है। तो ये भी हमारे पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी ही थी। इसके बाद अगर हम स्टेबिलिटी की बात हो गई है, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी भी हमारे सिज आइसोमर्स की हाई होती है स्टूडेंट्स और इसकी लो होती है। ठीक हो गया। और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन, जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबशन, ये भी ज़्यादा हाई रहती है इन केस ऑफ सिज आइसोमर और लो रहती है इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर्स। एक और प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर देता हूँ, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, अब ये जो डाइपोल मोमेंट वाली प्रॉपर्टी है ये भी हाई होती है फॉर सिज एंड लो फॉर ट्रांस आइसोमर्स। तो कैसे, इसको भी देख लेते हैं साथ ही। देखें, जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होती है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बात करें हमारे किसी भी सिज आइसोमर के लिए, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ और इस तरफ, तो ओवरऑल ये डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगी, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगी। लेकिन इसी का ये हमारे पास सिज आइसोमर है, तो इसका मतलब यहाँ पे म्यू की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, हाई रहेगी, यानी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें अपने ट्रांस आइसोमर की यहाँ पे, तो ट्रांस आइसोमर में क्या होता है कि अगर ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ है तो ये वाली इस तरफ है, सिमेट्रिकल है, तो ये लिहाजा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, तो यहाँ पे हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या होगी, 0 0 डी पाई। तो यही वो प्रॉपर्टी है जो हमें खासी हेल्प करती है ये डिटरमिन करने में कि हमारा जो कंपाउंड सिज है या ट्रांस है। तो स्टूडेंट्स, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं कि वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करती हैं ये डिटरमिन करने में कि हमारा गिवन सैंपल सिज है या ट्रांस है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को देख लेते हैं किस तरह से वो हमें हेल्प आउट करता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक हमारा मेथड है, इसमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कितनी तरह की, जैसे हमारे पास IR है जिसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी सबके साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी आप यहाँ पे वर्ड ऐड करते जाएं। इसके अलावा UV होती है जिसको हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसको हम NMR कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करें ना, यानी अगर आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करो, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारे ट्रांस आइसोमर्स हैं वो स्ट्रेचिंग की तरफ, इसमें स्ट्रेचिंग, बैंडिंग और सीजरिंग, इस तरह की मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इंफ्रारेड में। तो हम स्ट्रेचिंग की यहाँ पे बात करेंगे। तो जो स्ट्रेचिंग है वो, ये स्ट्रेचिंग वाली प्रॉपर्टी, स्ट्रेचिंग, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रेचिंग जो होती है ये नहीं होती किन में, ये ट्रांस आइसोमर्स में नहीं होती, ट्रांस में ये नहीं होती, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है सिज आइसोमर्स में। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा गिवन सैंपल होगा वो सिज कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगा या ट्रांस के साथ होगा। सिमिलर मैनर से अगर हम अल्ट्रावायलेट की यहाँ पे बात करें, अब जो UV होती है अल्ट्रावायलेट, इसमें मुख्तलिफ वेवलेंथ्स यूज़ की जाती हैं। 200 से 400 नैनोमीटर नॉर्मली यूज़ की जाती है, 200 से 400 नैनोमीटर। अब जितनी हमारे पास वेवलेंथ शॉर्टर होती है ना, इसका मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। यहाँ पे वेवलेंथ कम है और जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली क्या होगी, कम होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो जो हम थोड़ी देर पहले स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो जो हमारे ट्रांस आइसोमर्स होते हैं ना, ट्रांस, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर हम ट्रांस आइसोमर्स की बात करें
तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं ट्रांजिशन के लिए, ठीक हो गया। यानी कम वेवलेंथ को ये यूटिलाइज करते हैं। मैं ट्रांस की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। जबकि अगर हम बात करें हमारे सिस आइसोमर्स की, सिस की, तो ये निस्बतन ज़्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं। डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड होंगे। तो एक्साइटेड होने के लिए उनको ज़्यादा वेवलेंथ यानी कम फ्रीक्वेंसी नॉर्मली रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह से भी हम गेस कर सकते हैं कि हमारा सैंपल सिस है या ट्रांस। समझ आई हैं तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।